हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक और पॉलीमर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको बनाने का मेथड बताएंगे। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। इस पॉलीमर का नाम है बेकेलाइट। ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना हुआ रेजिन पॉलीमर है, रेजिन है ये। और इसे सर्वप्रथम बैकलैंड ने बनाया था। बैकलैंड के नाम पर ही इसका नाम बेकेलाइट पड़ा। इसको बनाने के दो मेथड्स हैं। पहला है कि हम नोवोलैक पहले बना लें, नोवोलैक पॉलीमर पहले बना लें। इस प्रक्रिया में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो उससे एक लीनियर पॉलीमर, रेखीय पॉलीमर बनता है जिसका नाम है नोवोलैक। तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं प्रक्रिया पूरी यहाँ पे है। चूंकि ये रिएक्शन अम्ल की उपस्थिति में हो रही है, तो प्रथम पद में अम्ल का जो H आयन है वो फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करके ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। इस ऑक्सोनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। चूँकि दोनों संरचनाओं में हम देख रहे हैं कि प्लस चार्ज है, तो इस पर प्लस चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। तो जब फिनॉल से इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में फिनॉल के ऊपर अटैक करता है। जैसे कि अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, बिल्कुल वैसे ही फिनॉल के ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो पोजीशन पर। क्योंकि फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर इसका अटैक हो जाएगा। और आगे पहले ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, आगे ये H निकल गया और फाइनली ये CH2OH ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा। इस तरह की यूनिट जब फिनॉल के दूसरे सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी तो जल का एक अणु संघनित होकर निकल जाएगा और इस प्रकार का एक ट्राइमर बन जाएगा, त्रिलक बन जाएगा। ये वाली जो यूनिट है, ये वाला हिस्सा फॉर्मेल्डिहाइड से आया, ये फिनॉल से, ये फिनॉल से, और ये प्रक्रिया रिपीट होती रहेगी। हर बार यहाँ पे CH2 और फिर फिनॉल, देन CH2 और फिर फिनॉल। इस प्रकार के पॉलीमर को हम कहेंगे नोवोलैक। एक और है प्रक्रिया जिसमें कि रेसॉल नामक पॉलीमर बनाया जाता है। ये जो रेसॉल पॉलीमर है ये क्षार की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में बनाया जाता है। तो क्षार की उपस्थिति में सर्वप्रथम फिनॉल अपना H आयन क्षार को दे देता है। चूँकि फिनॉल का नेचर जो है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ये अपना प्रोटॉन आसानी से क्षार को दे सकता है और स्थायी फिनॉक्साइड आयन बना सकता है। इसकी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्टेप में फिनॉल जब बेस से या क्षार से रिएक्शन करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। इस फिनॉक्साइड आयन पर अब फॉर्मेल्डिहाइड का अटैक होगा, वही ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा। और फॉर्मेल्डिहाइड का अटैक फिनॉक्साइड आयन पर होने के बाद जो फाइनल स्टेप फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर यह अटैक संभव है। तो हम देखते हैं कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और तीसरी जो पैरा पोजीशन है, सब पर हाइड्रोक्सी मिथाइल समूह जुड़ चुका है। इस प्रकार की संरचना, बहुत सारे इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके जो लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, उस लीनियर पॉलीमर का नाम है रेसॉल। इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थित है। एक में एक तरफ OH ऊपर है और सेकेंड टाइम OH नीचे है, थर्ड टाइम OH ऊपर है, देन OH नीचे है। तो इस तरह से व्यवस्थित होकर एक रेखीय संरचना बन जाती है। अब इस रेसॉल को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्रॉस बॉन्डेड पॉलीमर बनता है, जो कि हम देख सकते हैं कि ये रेसॉल की एक श्रृंखला, ये रेसॉल की दूसरी श्रृंखला और ये तीसरी, चौथी, इस प्रकार से आपस में जुड़ जाती हैं। जो पैरा पोजीशन का CH2 समूह है, पैरा पोजीशन का CH2 समूह है, वो अभिक्रिया में भाग लेकर और इस प्रकार से CH2 बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक
3D रेजिन बनाते हैं। इस 3D रेजिन का नाम है बेकेलाइट। ये इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हैं बेकेलाइट के यूजेस, जिसको आप उतार लें। उसके बाद एक और कंडेंसेशन पॉलीमर है जो है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो दो मोनोमर इस अभिक्रिया में भाग लेंगे वो है मेलामाइन पहला और फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा। ये दोनों एक लग जब संघनित होते हैं तो संघनन द्वारा जो पॉलीमर बनता है वो है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन क्या चीज़ है? ये है मेलामाइन, यानी कि मेलामाइन जो है वो है 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राईएजीन। मेलामाइन का पूरा नाम ये है। इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और फिर ये जो इंटरमीडिएट है, ये जो मध्यवर्ती है, इसका आगे बहुलकीकरण करवाने पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये है मेलामाइन। ये चीज़, ये यूनिट जो है वो रिपीट होती रहेगी बार बार। मेलामाइन बहुत ही यूजफुल है अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। एक और है संघनन पॉलीमर जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना हुआ है और पहले मैंने आपको बताया था फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ रेजिन, तो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। क्योंकि इसमें दो मोनोमर, एक तो यूरिया और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड भाग ले रहे हैं, तो दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे 330 केल्विन पर। उदासीन माध्यम लीजिए या फिर हल्का क्षारीय माध्यम लेकर इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो यूरिया के दोनों तरफ फॉर्मेल्डिहाइड ऐड हो जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु ऐड हो जाएंगे। फिर इधर भी क्रियात्मक समूह फ्री है, इधर भी क्रियात्मक समूह फ्री है, तो फिर से यूरिया के दो मॉलिक्यूल एक इस तरफ जुड़ जाएगा, एक इस तरफ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। फिर इधर क्रियात्मक समूह फ्री है, इधर क्रियात्मक समूह फ्री है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक एक मॉलिक्यूल जुड़ता जाएगा। तो एक एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एक एक यूरिया का मॉलिक्यूल जुड़ता चला जाएगा और अंत में जाके जो पॉलीमर बनेगा वो ये है, जिसमें ये वाली चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है बार बार। इसी के क्रॉस पॉलीमर्स भी बनते हैं। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेजिन है उसमें एक श्रृंखला का जो NH समूह है वो दूसरी श्रृंखला के NH समूह के साथ जुड़ सकता है फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से। इन तो तीनों की अभिक्रिया से जल का एक अणु निकल जाएगा, ये CH2 ग्रुप बीच में आ जाएगा N और N के। तो इस प्रकार क्रॉस बॉन्डेड पॉलीमर्स भी बन सकते हैं। ये हैं इनके गुण। एक और कंडेंसेशन पॉलीमर है पॉलीयूरेथेन। यूरेथेन किसको कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। जब आइसोसाइनेट ग्रुप की रिएक्शन अल्कोहलिक ग्रुप से होती है और इस प्रकार की जो संरचना बनती है उस संरचना को हम कहते हैं यूरेथेन। तो ऐसा पॉलीमर जिसमें ये संरचना रिपीट हो रही है NHCOO, ऐसी संरचना, ऐसा पॉलीमर जिसमें ये संरचना रिपीट हो रही हो बार बार, उसको हम कहेंगे पॉलीयूरेथेन। तो इसके लिए हम दो प्रकार के मोनोमर लेंगे। एक वो मोनोमर जिसमें दो आइसोसाइनेट समूह लगे हों और एक वो मोनोमर जिसमें दो एल्कोहलिक समूह लगे हुए हों। तो ये दो प्रकार के मोनोमर मैंने ले लिए हैं। आइसोसाइनेट के दोनों तरफ एक एक डाइऑल वाला जो अल्कोहल वाला जो मोनोमर है वो जुड़ जाएगा और फिर वापस आइसोसाइनेट, तो एक मॉलिक्यूल आइसोसाइनेट का और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का जुड़ते चले जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारे बहुलक में ये वाली चीज़ यूरेथेन ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है NHCOO। चूँकि यूरेथेन ग्रुप रिपीट हो रहा है इसलिए इसका नाम पॉलीयूरेथेन कहलाएगा। और ये हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़।
इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो आप नोट करिए। एक और एग्जाम्पल जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का है वो है इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन जो है वो कैसे बनते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा। इसमें हमको इपॉक्साइड चाहिए और एक क्षार चाहिए। तो इपॉक्साइड और क्षार की अभिक्रिया द्वारा इपॉक्साइड वलय खुल जाती है। जब क्षार और इपॉक्साइड रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से वलय टूट जाती है और इस प्रकार से Na इस तरफ O पर जुड़ जाता है और जो OH है वो इधर CH2 के ऊपर जुड़ जाता है। इस पर अगेन इपॉक्साइड का सेकेंड मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस प्रकार से ये चेन बढ़ती चली जाती है और इसी को हम कहते हैं इपॉक्सी रेजिन और ये हैं इसके यूजेस। आई होप आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।